आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी, जो कि वॉर एक्सपर्ट है, मिलिट्री एक्सपर्ट है और इसके साथ साथ मिडिल ईस्ट पे बड़ी गहरी नजर है एक रिसर्चर के तौर पे। इसके साथ ही वो सियासी जो उठा पटक है उस पर भी गहरी नजर रखते हैं। तमाम जो बड़े नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज चैनल है उस पर भी बहुत ही बेबाकी से अपनी बात को कहते हैं और मैं शुक्रगुजार हूं कि वो हमारे साथ भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम है ग्रुप कैप्टन साहब आपका। थैंक यू डॉक्टर रिजवी। मैं सबसे पहले चूंकि मुस्तकिल जो है हम लोग बात कर रहे हैं, क्या इस वक्त सिनेरियो है, किस तरह से हालात देख रहे हैं मिडिल ईस्ट के, और खास तौर से अमेरिका का और डोनाल्ड ट्रंप का जो बार बार रुख बदल रहा है। अब बयान ये आ रहा है कि फिलहाल जो है बूट्स ऑन ग्राउंड की ईरान में कोई जरूरत नहीं। ये बयान उस वक्त आया है कि जब इजराइल के आईडीएफ ने तो हाथ ही खड़े कर लिए। ये कैसे, किस बुनियाद पे जाना चाहते थे और कह रहे हैं अब तो अभी जरूरत नहीं है, कैप्टन साहब? हाँ डॉक्टर रिजवी, क्योंकि मैं खुद एयरफोर्स में था, 34 साल था, फाइटर पायलट था। तो हर रोज सुबह उठते ही पहले पता करता हूँ कि बमबारी चालू हुई क्या है। तो मुझे लगता है कि जैसे 40 दिन की लड़ाई हमने देखी, 1 मार्च से लेके 8 अप्रैल तक की रोज इजराइल के और अमेरिका के 100-200 जहाज जा रहे हैं ईरान, और रोज वो 200 या 400 बॉम्ब गिरा रहे हैं। तो वहां अगर नहीं हो रहा है तो मुझे लगता है कि शांति है। ये छुटपुट हमले अमेरिका गुस्ताखियां करता है, ईरान के स्पीड बोट्स पर, फास्ट बोट्स पर हमले करता है, ठीक है। छुटपुट हमले करता है अमेरिका, ईरान के पर्शियन गल्फ में टापू हैं जहां पे कि उन्होंने मिसाइल के लॉन्चर्स लगाए हैं, ठीक है। छुटपुट हमले ईरान भी जरा जवाबी कार्रवाई में कर देता है। कभी यूएई, अभी बहरीन और कुवैत पर किया है। कुवैत में तो सटीक हमला वहीं पर किया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, जहां से कि यूएस एयरफोर्स के F-15 विमान टेक ऑफ करके ईरान गए थे बमबारी करने। तो ये छुटपुट जब तक है मुझे लगता है कि मामला जो है अंडर कंट्रोल है। जहां तक डोनाल्ड ट्रंप की बूट्स ऑन ग्राउंड की बात है, डॉक्टर रिजवी, ये तो शुरुआती दिन से ही मालूम था कि अमेरिका में अभी इलेक्शन का माहौल है, मिड टर्म इलेक्शन होने हैं नवंबर में, और अमेरिका के राष्ट्रपति गलती से भी बूट्स ऑन ग्राउंड यानी इन्फेंट्री या स्पेशल कमांडोज को जमीन रास्ते से ईरान की तरफ नहीं कुछ करवाएंगे, क्योंकि अगर उसमें 5 या 10 कैजुअलिटी हो गई, 5 या 10 बॉडी बैग पहुंच गए अमेरिका में, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप की जो रिपब्लिकन पार्टी है वो मिड टर्म इलेक्शन में बुरी तरह हार जाएगी। तो वह कोई खतरा नहीं उठाना चाहते, बॉडी बैग्स नहीं चाहते हैं। जी डॉक्टर नहीं नहीं, बिल्कुल ये सही बात है और वो बचना चाहते हैं। और यही वजह भी, मैं एक और खबर पढ़ रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने नेतन्याहू को बहुत फटकार लगाई, बहुत डांटा है, और अब तो मैं जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं नए, आयतुल्ला मुश्तबा खामनाई से, उनसे मैं मुलाकात करना चाहता हूँ। ये बार बार सुप्रीम लीडर से मिलने की क्या है, बार मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, बात ठीक से हो नहीं पा रही मुलाकात, ये क्या है, क्या इसके पीछे? हाँ देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बात कहते हैं तो हमें पहले तो उसे समझना पड़ेगा कि वो अपने बयानों से बदल जाते हैं, हल्के फुल्के बयान देते हैं, बेतुके बयान देते हैं। लेकिन शायद कई बार वो इस तरह के बयान दे जाते हैं, शायद सोच समझ के दे रहे हों। तो जैसे वो कह रहे हैं कि मुस्तफा खामेनी से वो मिलना चाहते हैं, सुप्रीम लीडर से मिलना चाहते हैं। तो इस तरह के बयान जब वो देते हैं, ये जरा चालाकी वाला बयान है। क्यों, मैं बताता हूं। एक तो ये है कि वो दिखाना चाहते हैं कि देखो भाई, मैंने अपने सपोर्टर्स को, वो अपने जो रिपब्लिकन पार्टी के सपोर्टर्स हैं उनको दिखाना चाहते हैं कि भाई देखो, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली। ये तो ईरान से मुस्तफा खमेनी है जो कि मेरे से मिलने के लिए तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही चतुर हैं।
तो ऐसा करके वो अपने ऊपर बने हुए दबाव को ईरान के सुप्रीम लीडर पे ट्रांसफर कर रहे हैं। बाय द वे रिजवी साहब, एक चीज बहुत क्लियर है, जी अक्सर वहां से जब बयान आते हैं उसका ये भी मतलब होता है कि ईरान की टॉप लीडरशिप या टॉप जनरल जो हैं इधर उधर कुछ हरकत करें तो जी, अमेरिका की स्पाई एजेंसीज को पता लग जाए मुस्तफा खामनी कहाँ पर है, उनका ये घर भी है। कहाँ है। अब पता लगा अगले 2 घंटे में ही खामेनी साहब के मुस्तफा खामनी के घर के ऊपर ही बॉम्ब गिर गए फिर से। ये इजराइल भी चैलेंज करता है कई बार, मुस्तफा खामनी की तबीयत ठीक नहीं है, शायद उनके पैर में चोट लगी है, वो चाहते हैं कि वो टीवी पर आ जाएं। टीवी पे आ जाएं तो मोसाद के जो एजेंट हैं या ईरान के अंदर ही काफी सारे लोग हैं जो बिल्कुल, कि मोसाद बिल्कुल, को खबरें देते रहते हैं कि एक बिल्कुल। बार मुस्तफा खामनी जो है वो टीवी पे आ जाएं, एक बयान दे दें। तो वो कहां से आए बयान देने और फिर बयान देने के बाद फिर वापस कहां गए, वो सब खबरें मोसाद को पता लग जाएंगी। अब पता लगा अगले आधे घंटे में इजराइल ने उसी जगह पर हमला कर दिया, पता लगा मुस्तफा खामेनी को भी शहीद कर दिया गया। तो डोनाल्ड ट्रंप के इन बयानों को हमें अंग्रेजी में कहते हैं टेक इट विजय पिंच ऑफ सॉल्ट। जी। बिल्कुल। और कई बार मुझे लगता है कि जो पाकिस्तानी डेलीगेशन को जिस तरह से भेजा गया था, कैप्टन साहब, मैंने अपने प्रोग्राम में भी कहा कि ये मुझे लगता था कि जैसे अमेरिका की तरफ से जासूसी करने गए, क्योंकि जितनी बार ये गए डेलीगेशन लेकर के, बार बार इनका यही टारगेट था कि मुश्तबा खामनाई से मिलना है, वो कहाँ है। तो क्या ये हम मान सकते हैं कि ये इसी काम के लिए, बातचीत तो एक बहाना था, ये सिर्फ ये पता लगाना था कि है कहाँ ये, उनको भी मारो। हाँ, देखिए अमेरिका के साथ एक तो अंडरस्टैंडिंग है, या अमेरिका ने ही बिना कहे कह दिया है कि वो 3 लीडर्स को तो नहीं मारेंगे, गालिबाव को नहीं मारेंगे, अरागची को नहीं मारेंगे और पेजेश्किन को नहीं मारेंगे। क्योंकि अमेरिका बहुत उम्मीद में है कि ये तीनों लीडर्स जो हैं वो वेस्टर्न एजुकेटेड हैं, वेस्टर्न कल्चर से थोड़ा एक्सपोजर भी है। तो अमेरिका को लगता है कि इन तीनों से बातचीत करेंगे तो भविष्य में थोड़ा आसानी होगी। लेकिन बाकी जो आईआरजीसी के कमांडर्स हैं या अभी मुस्तफा खामेनी भी हैं, इनका तो जैसे ही लोकेशन पता लगेगी, और उनके पास अलग अलग तरीके हैं इनके लोकेशन पता करने के। उन्होंने एआई लगाया हुआ है सब जगह पर, देखते रहते हैं कि सिक्योरिटी पीपल किस तरफ जा रहे हैं, देखते रहते हैं कि बाकी जो हायर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो किस तरफ उनकी गाड़ियां जा रही हैं। ये लोग देखते रहते हैं कि कहाँ पे ट्रैफिक को रोका गया है। तो ट्रैफिक को अगर कहीं रोका गया है तो बकायदा ये पता कर लेते हैं कि कौन वीआईपी गुजरा कि ट्रैफिक को रोकना पड़ा। बिल्कुल। तो ऐसे इनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली 5-6 जगह से इनपुट मिलने पर इनको अंदाजा हो जाता है कि फलानी फलानी बिल्डिंग में मुस्तफा खामेनी है। बिल्डिंग्स में, जिस बिल्डिंग में मुस्तफा खामेनी है वहां आसानी से इनको इसलिए भी पता लग जाता है क्योंकि ये देखते हैं कि बाकी जो उनके रिलेटिव्स हैं, माँ, बहन, भाई, बेटे, बेटियां, भतीजे, चाचा, वो लोग किस तरफ जा रहे हैं। तो एक एल्गोरिथम इन्होंने बनाया हुआ है। अच्छा, इनकी बिटिया यहाँ गई, इनकी बिटिया वहां गई, इनके जो भतीजे हैं यहाँ गए, वहां गए, इनकी जो वाइफ है वो वहां गई, वहां से वापस ऐसे आई। तो वो फिर एक लॉजिक बना लेते हैं कि इस वाले मोहल्ले में, इस वाले कंपाउंड के अंदर ये जो 3 बिल्डिंग है इसमें से इस वाली बिल्डिंग में मुस्तफा खामेनी है। पता लगा अगले 45 मिनट पे 5 या 10 बंकर बस्टिंग बॉम्ब वहीं पे घुसेड़ दिए। जी। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और एक और बड़ी खबर आ रही है कैप्टन साहब कि सोमाली लैंड को लेकर के जिस तरह से इजराइल ने कहा कि हम इनको मान्यता देंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे और बाकायदा यरूशलेम में एम्बेसी कायम होगी, लेकिन अब अमेरिका ने मना कर दिया कि अब हम नहीं देंगे। और उसकी वजह ये थी कि सोमाली लैंड को लेकर के जो मिडिल ईस्ट है, खासतौर से जो जीसीसी कंट्रीज थी, उन्होंने, गल्फ कंट्रीज, तो उन्होंने बहुत एतराज किया था। तो अब ये क्या, अमेरिका कह रहा है नहीं देंगे, इजराइल कह रहा है देंगे, जबकि है दोनों एक। ये इख्तलाफ, ये बेवकूफ बनाने वाली बात है या इसके पीछे कोई लड़ा है क्या? देखिए, इजराइल तो चाहेगा, इजराइल के 2-3
अनकहे शर्तें होती हैं। एक तो है कि इज़राइल चाहता है कि उनको रिकॉग्नाइज कर ले, मान्यता दे दें। खास तौर से अगर कोई देश मुस्लिम देश है तो इज़राइल देखता है कि अच्छा यहाँ मुस्लिम्स कितने हैं, 50%, 60%, 70%, चलो 40%। तो इज़राइल हमेशा शुरुआत ये करता है कि हमें मान्यता दे दो, हमें रिकॉग्नाइज कर लो। दूसरी बात ये है कि शिया सुन्नी का भी एक एंगल आ जाता है। आजकल गल्फ कंट्रीज जो हैं वहाँ कुछ रिवाज चला हुआ है। समझिए सऊदी अरेबिया है, सुन्नी मुल्क है। तो चाहे हम यकीन करें ना करें, कुछ यकीन सा ऐसा फैला हुआ है कि सुन्नी देश जो हैं वो ज्यादा सेफ हैं। अगर शिया वाला कोई देश है या इलाका है तो वो देर सबेर, अभी नहीं तो हो सकता है कि 10 साल या 20 साल के बाद वो भी हूती, हिजबुल्लाह, हमास जैसे एक नए संगठन का गढ़ बन जाए। तो शिया कम्युनिटी को बहुत अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो इन लोगों की अलग-अलग धारणाएं हैं। जी। एक एक इसको प्रोपगंडा भी तो ये किया जा रहा है, ताकि चूंकि इस जंग के दौरान हमने देखा कि शिया सुन्नी बहुत हो नहीं पाया है, और ईरान भी लगातार सऊदी से भी अपने ताल्लुक बनाए रखा, कतर से भी आप देखिए तमाम फोन पे बातचीत होती रही, तुर्की से भी। तो जो ये शिया सुन्नी कार्ड खेलते थे, मुझे लग रहा है कि इस बार कामयाबी नहीं मिली उस तरीके से, तो इसलिए इस तरह की चीजों को बहुत हाईलाइट भी किया जा रहा है। क्या ऐसा है कैप्टन साहब? इसमें कोई शक नहीं है डॉक्टर रिजवी कि वेस्टर्न पावर्स, खासतौर से इजराइल और अमेरिका, वो चाहेंगे कि सुन्नी और शिया में आपस में तनाव हो, आपस में एक दूसरे पर यकीन ना हो, भरोसा ना हो। वो चाहेंगे कि अगर हो सके एक छोटी मोटी झड़प भी हो जाए। देखिए वेस्टर्न मुल्क जो हैं जहां पे भी जाते हैं दुनिया में, चाहे पोर्चुगीज हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, अंग्रेज हो, ये जहां पे भी जाते थे ये बांटने का खेल बहुत अच्छा खेलते थे। कहीं पे धर्म के बेसिस पे, कहीं पे जाति के बेसिस पे, कहीं पे इनसाइडर्स वर्सेस आउटसाइडर्स। कुछ देश ऐसे हैं जहां पर कि समझिए इंडियंस बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हैं। तो ये कहेंगे ये तो इंडियंस हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये बांग्लादेशी है, ऐसे ये अफगानी है। तो पश्चिमी कंट्रीज चाहती हैं कि दुनिया के बाकी लोगों को किसी ना किसी मामले में फंसा के रखा जाए ताकि उनमें आपसी तनाव हो। आप देखेंगे कि ईरान के आसपास भी जितने देश हैं, जैसे इराक है, इराक में अगर आप देखें तो बसरा के आसपास, कुवैत के आसपास शिया ज्यादा रहते हैं, और बगदाद के आसपास जो भी हो सुन्नी काफी हैं। तो उन्होंने सद्दाम हुसैन को कैसे दरकिनार किया, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी है। उन्होंने सबसे पहले स्टडी किया कि सद्दाम इराक में ये पॉपुलेशन शिया है, ये पॉपुलेशन सुन्नी है, ये शिया का इलाका है, ये सुन्नी का इलाका है। कौन सा? सद्दाम हुसैन, हाँ, और फिर उन्होंने हेल्प ली। उन्होंने कहा सद्दाम हुसैन इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो हम दूसरी वाली कम्युनिटी को भड़का के उनसे मदद लेते हैं। तो और वो सक्सेस भी हुए बाय द वे। सद्दाम हुसैन अपने जिंदगी के आखिरी पल में किस घर में, किस झोपड़ी में, किस कुएं में, किस गड्ढे में छुपे थे, इसकी खबर पल पल उन अमेरिकन और मोसाद, सीआईए और मोसाद को कौन दे रहा था? ये दूसरी कम्युनिटी, मैं कम्युनिटी का नाम नहीं लेना चाहता जानबूझकर, लेकिन ये दूसरी कम्युनिटी के लोग थे जो मोबाइल पर पल पल खबर दे रहे थे। अभी ऐसा ही उन्होंने मोसाद ने और शिनबेत ने गजा में किया हुआ है। रिजवी साहब, बोलने में गलत लगता है, बुरा लगता है, लेकिन क्योंकि एयरफोर्स के हमारे काफी पायलट्स इजराइल में गए हैं ट्रेनिंग के लिए, वो आके बताते हैं कि गजा के अंदर हम सोचते हैं कि हमास है और सब लोग, ज्यादातर लोग सुन्नी हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। और वो बताते हैं
कि गजा के अंदर जो 20 लाख लोग हैं, हर छठा सातवां जो शख्स है वो मोसाद को और शिनबेत को टेलीफोन मोबाइल पे खबरें देते रहते हैं कि अभी हमास का कमांडर इस घर में है, अभी हमास के कमांडर को चोट लग गई है, वो फलाने अस्पताल में गया है, अभी हमास के कमांडर जो हैं ट्रेनिंग के लिए फलाने स्कूल के पिछवाड़े में ट्रेनिंग कर रहे हैं। गजा में हर छठा सातवां घर जो है वो खबरें देता रहता है मोसाद को और शिनबेत को मोबाइल पर। और आप यकीन मानिए उसके 12 मिनट या 16 मिनट में इजराइल उस अस्पताल पर या उस स्कूल पर बॉम्ब गिरा देता है। जी नहीं नहीं, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी, आपने हमसे बात की, वक्त दिया और जो भी इस वक्त की अपडेट थी उस पर हमने चर्चा भी की। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और आपसे बातचीत करेंगे, अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।